बीए पार्ट तृतीय के विद्यार्थियों का आज की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। देखिए, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद दो शब्दों से मिलकर के बना है। द्वंद्वात्मक अध्ययन की वह पद्धति है जिसके अनुसार विकास उटपटांग ढंग से नहीं होता, एक निश्चित नियम के अनुसार होता है और ये विकास वाद प्रतिवाद और संवाद के माध्यम से होता है। जबकि भौतिकवाद जो है वो विकास के मूल तत्व को दर्शाता है, जिसके अनुसार भौतिक या जड़ पदार्थों से ही समूची सृष्टि का निर्माण होता है। कार्ल मार्क्स ने हीगल के द्वंद्वात्मक आदर्शवाद में दो प्रकार के दोष बताए थे, कमियां बताई थी। पहला औपचारिक और दूसरी तत्वात्मक। औपचारिक जो दोष बताया था उससे उनका मतलब था कि हीगल का जो ये विचार है वो त्रुटिपूर्ण है कि आत्मा या चेतना भौतिक तत्वों की निर्धारक होती है। जबकि हीगल के चिंतन में कार्ल मार्क्स ने यह भी दोष बताया था कि उसने समूची दुनिया को ही चेतना का रूप कहा। कहने का मतलब यह है कि हीगल ने चेतना और भौतिकता को एक में मिलाने या विलयित करने की भूल उन्होंने की। हीगल की द्वंद्वात्मक आदर्शवादी पद्धति रहस्यात्मक भी है, क्योंकि हीगल की मान्यता है कि समूची दुनिया का जो विकास है वो ईश्वरीय या पारलौकिक सत्ता द्वारा हुआ है, जिसे हीगल ने सार्वभौमिक आत्मा कहा है। लेकिन जो है कार्ल मार्क्स के अनुसार हीगल के आदर्शवाद में तत्वात्मक दोष यह है कि उसने भौतिकता को चेतना पर आधारित कहा है, जबकि कार्ल मार्क्स ये नहीं मानता। उसके अनुसार समूची जो दुनिया है वो भौतिक तत्वों या पदार्थों से निर्मित होती है और सबसे मुख्य रूप से इन भौतिक तत्वों में स्वतः गति होती है, यानी ये स्वतः प्रवृत्त होते हैं, स्वतः स्फूर्त होते हैं। कहने का आशय यही है कि भौतिक तत्वों में जो गति है वो बाह्य दुनिया से नहीं आती। इसलिए मार्क्स का जो द्वंद्ववाद भौतिकवाद का सिद्धांत है वो मार्क्स का जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत है वो होब्स के यंत्रात्मक भौतिकवाद से भिन्न है और मार्क्स के इन भौतिक तत्वों का विकास हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति के माध्यम से ही होता है। कार्ल मार्क्स के अनुसार जो है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की जो विशेषताएं हैं वो इस प्रकार हैं। प्रत्येक वस्तु या विचार में जो है उसका विरोधी तत्व पाया जाता है और इसी विरोध से जो है वस्तु या विचार का विकास होता है। यही निषेध का निषेध नियम कहलाता है, निगेशन ऑफ निगेशन। दूसरी विशेषता है कि मार्क्स के अनुसार यह द्वंद्वात्मक भौतिकवादी जो विकास है वो तीन चरणों से होकर के गुजरता है, वाद, प्रतिवाद और संवाद। उसके विकास की यही प्रक्रिया सदैव प्रगतिशील होती है तथा निरंतर आगे बढ़ती है। इसलिए मार्क्स ने इतिहास की प्रत्येक अवस्था को अपने पहले की अवस्था से अधिक प्रगतिशील कहा है, क्योंकि जो आने वाली जो स्थिति होगी, आने वाली जो स्टेज है वो ज़्यादा एडवांस, ज़्यादा प्रगतिशील होती है, क्योंकि पहले वाली स्टेज में जो कमी होती है और उसी की प्रतिक्रिया स्वरूप जो है नेक्स्ट स्टेज की उत्पत्ति होती है जो पहले वाले से ज़्यादा उच्चतर होती है। उदाहरण के लिए भी उन्होंने बताया है कि दास अवस्था से ज़्यादा प्रगतिशील अवस्था सामंतवादी अवस्था थी, जबकि पूंजीवाद जो है वो सामंतवादी अवस्था से भी ज़्यादा प्रगतिशील है। तो इस तरीके से ये दूसरी विशेषता थी। नेक्स्ट जो विशेषता है वो ये है कि द्वंद्ववाद भौतिकवाद के विकास के नियमानुसार विकास में जो परिवर्तन होते हैं वो मात्रात्मक से गुणात्मक होते हैं। उदाहरण के लिए सामंतवाद से पूंजीवाद में जो परिवर्तन
हुआ वो अचानक नहीं होता है, बल्कि एक लंबे समय में होता है। और ये परिवर्तन गुणात्मक होता है, क्वालिटेटिव होता है, यानी गुणों में परिवर्तन आता है। जिस प्रकार उबलता हुआ पानी वाष्प में परिवर्तित होने के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक उबलता है, यानी पानी का भाप में परिवर्तन गुणात्मक है, क्योंकि उसकी जो स्थिति अचानक बदल जाती है। पहले तो वो पानी के रूप में जो है एक अलग प्रकार का मैटर होता है, और फिर वो वाष्प में बदलते ही उसकी कंडीशन ही बदल जाती है, उसका मैटर ही बदल जाता है। लेकिन पानी अचानक वाष्प नहीं बनता है, पहले उसमें मात्रात्मक परिवर्तन होता है। तो कुल मिलाकर के परिवर्तन दोनों होते हैं, मात्रात्मक परिवर्तन भी होता है, गुणात्मक परिवर्तन भी होता है, लेकिन उसके गुण जो हैं निश्चित रूप से मात्रात्मक परिवर्तन के साथ बदल जाते हैं। नेक्स्ट जो विशेषता है वो इस द्वंद्वात्मक भौतिकवादी विकास के माध्यम से मार्क्स ने इतिहास की आर्थिक व्याख्या भी की है, और उसके भौतिकवाद का आशय आर्थिक कारकों से था, आर्थिक तत्वों से था, जो उत्पादन के साधन एवं उत्पादन के संबंध हैं। और अंतिम विशेषता जो है इसकी ये है कि मार्क्स ये मानते थे कि प्रत्येक विचार या व्यवस्था में अंतर विरोध पाया जाता है और इसी से विकास होता है। लेकिन मार्क्स का आदर्श जिस साम्यवाद की स्थापना करना था, अर्थात वर्ग विहीन राज्य विहीन समाज की स्थापना, उसमें किसी प्रकार का विरोध नहीं होगा। वो एक अल्टीमेट व्यवस्था होगी जो मार्क्स मान करके चलता है। ये व्यवस्था जो है वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज के रूप में होगी, जिसमें किसी भी प्रकार का शोषण जो है वो नहीं होगा, अन्याय नहीं होगा। यह एक आदर्श व्यवस्था होगी। धन्यवाद।